रिकॉर्डिंग भी ऑन हो गई है। तो कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था वो अगर हम देखें तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? कल की क्लास में हमने दो फ्रिक्शन के टाइप पढ़ लिए थे। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स, और उसके दो इंपॉर्टेंट बच्चे थे। एक था स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा था काइनेटिक फ्रिक्शन। ये आपको दिख भी रहा है और समझ भी आ रही है बातें, यहाँ तक कि मैंने दोनों नाम आप लोगों को पढ़ा दिए थे। हाँ या ना बोलो सभी लोग। और इनका डायरेक्शन, बेसिकली हमने इनके डायरेक्शन लिखना सीख लिए थे। क्या सीख लिए थे? इनके डायरेक्शन लिखना। बहुत ही बढ़िया। चलो, तो आपने हमें फ्रिक्शन फोर्स में काइनेटिक फ्रिक्शन बता दिया था, और स्टैटिक फ्रिक्शन बता दिया था। यहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, और काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। इतनी पूरी कहानी हम लोगों ने अच्छे से समझ ली थी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी ना एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो एक कहानी समझते हैं, एक कहानी और समझते हैं। जो मैं लिख रहा हूँ ध्यान से समझना सभी लोग। अरे यार, ये एक अलमीरा है, इस पे तुम F फोर्स लगा रहे हो। क्या कर रहे हो? F फोर्स लगा रहे हो। दिस इज द F एक्सटर्नल अप्लाइड बाय यूपी। इज इट क्लियर? ये F एक्सटर्नल है जो कि तुम लगा रहे हो। हम एक ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे। किसके बीच में बना रहे हैं ग्राफ? ग्राफ बना रहे हैं F और फ्रिक्शन के बीच। तुम्हें समझना है क्या हो रहा होगा, है ना। बिना समझे कुछ भी जवाब यस और नो में मत देना। ये तुम्हारी अलमीरा है। क्या एक्सपीरियंस करोगे एग्जैक्टली अगर तुम लोग सोचते हो तो? ये अर्थ के साथ कांटेक्ट में है अलमीरा। सर अभी हमने फोर्स लगाना चालू किया, जैसे जैसे हम फोर्स लगाते जाएंगे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा। क्या होगा? तो जैसे जैसे हम फोर्स लगाते जाएंगे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा। एक लिमिट है जहां तक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, उसके बाद में फ्रिक्शन फोर्स बढ़ने वाला नहीं है। उसके बाद में कुछ अजीब सा होगा, मतलब कुछ अजीब सा इन द सेंस कुछ ऐसा होगा कि मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम देखो, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, तुम लोग जवाब देना। मैंने फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता गया, मैंने फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता गया, अचानक से मोशन स्टार्ट हो गया। अब मैं ये ग्राफ जो बना है ना, ये एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखना। इट इज अ स्ट्रेट लाइन, मेरे से थोड़ी सी बिगड़ गई है। मैं फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा टाइम। एक बार देखिए, ये देखिए,
ऐसे। मैं इस ग्राफ को बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, समझना। पॉइंट ए, टॉप मोस्ट पॉइंट बी, सी और डी, ठीक है। एक सेकेंड होल्ड करो। हाँ, अभी इतना समझे, मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूं। ये है तुम्हारा, कलर चेंज कर लेते हैं अपन। ये है तुम्हारा ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, दिस इज योर सी पॉइंट एंड दिस इज योर डी पॉइंट, है ना। अब देखो मैं एक एक करके ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लीज समझते जाना सभी लोग। ए से बी तक क्या हुआ है, वाई डायरेक्शन में एफ अप्लाइड लिखा है। वाई डायरेक्शन में जो तुमने एफ फोर्स तुम लगा रहे हो ना, ये लिखा है मैंने यहाँ पे एफ, ठीक है। समझ में आया। अब देखो ए से लेके बी तक क्या हुआ है, ए टू बी। अगर हम ऑब्जर्व करें ना सर, ए टू बी, अगर हम ए टू बी ऑब्जर्व करें तो फ्रिक्शन फोर्स increases and directly proportional to external force। बोलो। एफ एस, ये फ्रिक्शन की जगह आप ज्यादा अच्छा बोलो सर स्टैटिक फ्रिक्शन। ए टू बी में नो मोशन, नो मोशन ऑब्जर्व्ड। इज इट क्लियर। बिल्कुल हर किसी को समझ में आएगा ये। एट पॉइंट बी क्या हुआ है, अच्छा, ए से बी तक फ्रिक्शन लग रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन, ए से बी तक फ्रिक्शन लग रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन। इट्स वैल्यू इज वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग वैल्यू है, अभी ए से बी तक बढ़ रही है ना। डायग्राम क्लियर। एट पॉइंट बी क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज रीच्ड। स्टैटिक फ्रिक्शन इज रीच्ड। यहां तक समझे क्या। इसका क्या मतलब हुआ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कल की क्लास में याद करो, मैं तुम्हें कह रहा था कि 50 तक जाएगा जाएगा जाएगा, तुम भी फोर्स लगाओगे 50 तक जाएगा, जहां 51 होगा मोशन स्टार्ट हो जाएगा। बी टू सी, अच्छा यहीं पे थोड़ी और चर्चा करते हैं, बी पे थोड़ी और चर्चा करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है उसको अंग्रेजी में कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, देखो मैं बहुत इत्मीनान से ये बात बता रहा हूं, तुम लोग भी जवाब दोगे।
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? एफ लिमिट। तो यहां से एक बात समझ में आती है, आफ्टर लिमिटिंग फ्रिक्शन मोशन बिगिंस। सभी लोग जवाब दो, क्या ये नोट समझ में आता है? बी पॉइंट वो पॉइंट है। अब आता है, तो याद करो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने ये देखा था, कल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि इंटरलॉकिंग हो जाती है। जैसे कि दो सरफेस हैं, तो एक सरफेस ऐसा, दूसरा सरफेस ऐसा, तो इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है, यहाँ पे वेल्डिंग हो जाती है एक तरीके से। तो बी से सी पॉइंट पे देखो, मेरा हाथ देखो इधर, ये ऐसी वेल्डिंग हो गई है, ध्यान से देखना, देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये ऐसी वेल्डिंग हो गई है। अब जब ये बी से सी पॉइंट पर तुम फोर्स लगा रहे हो, हम मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गए, अचानक से बी पॉइंट पे वेल्डिंग टूट जाती है। तो मैं लिखूंगा एट बी कोल्ड वेल्डिंग ब्रेक्स डाउन कोल्ड वेल्डिंग ब्रेक्स डाउन। क्या हो जाती है? कोल्ड वेल्डिंग ब्रेक डाउन हो जाती है। और तुमने खुद ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर तुम धक्का लगा रहे हो, जैसे ही मोशन स्टार्ट होता है, जो तुम मैक्सिमम फोर्स लगा रहे थे उससे थोड़ा सा कम लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड बन गया था वो ब्रेक हो जाता है। तो जब ब्रेक हो जाता है तो हमें थोड़ी सी कम मेहनत लगती है, या थोड़ा सा कम फोर्स लगाना पड़ता है। क्लियर है क्या ये बात? अरे हाँ ना बोलो। सो बी से सी में जो ड्रॉप हुआ है ना, बी से सी में जो ड्रॉप हुआ है वो इसीलिए हुआ है। क्लियर है? सो बी से सी इज स्लाइट ड्रॉप इन फोर्स। From B to C, there is a slight drop in force because of bond breaking. Bond breaking. क्लियर है सभी को? अच्छे से हर्ष? चलिए, अब लिखना है तुम लोग, तुम्हें समझ में आएगा, मैं मार्क कर देता हूं, वैसे वैसे लिखते जाना, ठीक है? कंफ्यूज मत हो, मैं बता रहा हूं। 1 तो डायग्राम, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। लास्ट में ग्राफ बना लेना। हेडिंग लिखिए, फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स, स्टडी ऑफ ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स। सब कुछ समझ में आ रहा है ना? स्क्रीन एकदम सही दिख रही है ना? बढ़िया।
पहले लिख लो, मैं हेडिंग रिपीट कर दूंगा, मैं लिख दूंगा, तुम लोग लिख तो लो, तुम लोग बहुत कभी कभार परेशान कर देते। लिखो अभी। बी से सी जो ड्रॉप इन वैल्यू आया है वो इसीलिए आया है क्योंकि तुम खुद अपने हाथ को ऐसा इंटरलॉक करके देखो, जैसे ही मोशन स्टार्ट होता है उस पॉइंट पे एक्सटर्नली जो तुम फोर्स लगा रहे हो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक्स हो गए तो फ्री टू मोशन है, नाउ दे आर फ्री टू मूव। ठीक है, तो इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम आती है। तो क्या मैं यहां से, सभी बच्चे जरा स्क्रीन पर आ जाएं, क्या मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं, F kinetic is less than F limiting, which is equal to maximum value of static friction. बोलो। अरे हर्ष, तुम बहुत फर्जी बात करते हो यार, कसम से, मतलब लिटरली तुम बहुत ही फालतू बात करते हो। हर्ष सराफ, बिल्कुल फर्जी बात करते हो तुम। बॉन्ड टूटने के बाद कैसे बनेंगे? अरे बॉन्ड टूटने के बाद क्यों बनेंगे? जब मोशन स्टार्ट हो गया तो बॉन्ड बनेंगे कैसे? मैं केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी, फिर उसका अपोजिट होगा, फिर वो रिवर्स हो जाएगी। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो क्या तुम? है? यहाँ पे मैंने कहा कि जो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इस एफ लिमिटिंग से छोटी होगी, और जो एफ लिमिटिंग होती है दैट इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अरे यार, हाँ हाँ बोलो। इस बात को लिखो सभी लोग, बहुत काम का है, 8th पॉइंट। मैं भी खुद उसी इसमें लगा हुआ हूँ, बट वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। खैर, हो गया इतना। तो हमने सीख लिया, अब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन देखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन के अनुसार अभी हमारे पास में तीन फोर्स हो गए। देखो मैं फिर से एक बार कहानी सुना देता हूं। एफ स्टैटिक हो गया है, ठीक है, अभी प्लीज सुन लो। एफ लिमिटिंग हो गया है, और एफ काइनेटिक हो गया है। ठीक है, इतना हो गया है हमारे पास में, और यहां तक मेरे ख्याल तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एफ काइनेटिक, एफ स्टैटिक,
एफ स्टैटिक की वैल्यू डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फोर्स, डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल फोर्स। बोलो एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होती है? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम ऑफ स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। एफ काइनेटिक की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग इन मोशन। ये तीन चीज हम जानते हैं, डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फोर्स व्हेन नो मोशन ऑकर। इतना तुम लोग सब जानते हो जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना। अब जो ये फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, फ्रिक्शन फोर्स is directly proportional to the normal reaction. Normal reaction. Friction force is directly proportional to the normal reaction. किसके proportional होता है ये? Normal reaction के। Clear हुआ इतना? It is directly proportional to normal. That is, as friction is directly proportional to normal reaction. प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहां पे वो कांस्टेंट होता है म्यू इनटू एन। सो द फॉर्मूला और द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन is directly proportional to normal reaction. Okay, got it everyone? तो F इक्वल टू म्यू एन। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरे को बोल लेने दो। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूं तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इनटू एन, वेयर म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या होता है? म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं म्यू को? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये क्या हो गया? म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये कितना होगा? तो एफ लिमिटिंग इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। कितना होता है? म्यू एस इंटू एन। और इसकी वैल्यू तो कुछ हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ के हिसाब से हम कहाँ खड़े होते हैं उस पर डिपेंड करेगा ना। अगर हम यहां खड़े हैं तो इतना, अगर हम यहां खड़े हैं तो इतना। जैसे कि मान लो अगर आपने 20 न्यूटन लगाया तो ये भी 20 ही होगा, अगर आपने 30 लगाया तो ये भी 30 ही होगा, अगर आपने 49 लगाया तो ये भी 49 होगा। हाँ, लेकिन हम एक बात श्योरली कह सकते हैं कि जो 50 होगा वो क्या होगा? दैट 50 इज एफ लिमिटिंग, दैट 50 इज एफ लिमिटिंग। यहां पे म्यू एस क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अरे बच्चों हाँ ना तो जवाब दे दो। क्या ये जो नया झंडा बना है तीन फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन का, कौन कौन से फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन? एफ स्टैटिक, एफ लिमिटिंग और एफ काइनेमेटिक, काइनेटिक्स। ये तीनों का बारे में जो मैंने फ्रिक्शन फोर्स लिखा वो समझ में आया? मैग्नीट्यूड काय पर डिपेंड करता है?
मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन दी नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है ये बात? हर किसी को यहां तक समझ में आया? अच्छा, अगर यहां तक समझ में आया तो उस ग्राफ की एक बार और चर्चा कर लेते हैं। वो जो ग्राफ बना था वो ऐसा बना था। ऐसा बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ बना है। दिस इज द रीजन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, and this is the region of kinetic friction force. बोलो। यहाँ पे आएगा एफ के, यहाँ पे आएगा एफ एस, ये हो गया एफ अप्लाइड, और दिस इज फ्रिक्शन। मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया ग्राफ, चलो कोई नहीं, मैं समझाता हूँ, तुम लोग ध्यान देना इधर। 2 मिनट बेटा, मैं थोड़ा सा उल्टा बना दिया ग्राफ, ध्यान दो इधर। सभी लोग ध्यान देना। दिस इज फ्रिक्शन फोर्स, चेंज भी कर लेना, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी फिर मैं उल्टा बोल रहा हूँ। 2 मिनट है ना, 2 मिनट रुको, 2 मिनट, सभी लोग अभी कुछ मत लिखो। दिस इज द अप्लाइड फोर्स एक्सिस एंड दिस इज द, थोड़ा सा प्लीज सब लोग चेंज कर लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स एक्सिस। क्लियर है इतनी बात? ये फ्रिक्शन फोर्स की एक्सिस जो फ्रिक्शन फोर्स इज टेकन ऑन वाई डायरेक्शन एंड अप्लाइड फोर्स इज टेकन ऑन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो यही हमारे पॉइंट थे, ये था ए, ये था बी, ये था सी और ये था डी। तो फ्रॉम सी टू डी एक ऑब्जर्वेशन आया, वो क्या था? अभी कुछ लिखना नहीं है, मैं बताऊंगा क्या लिखना है और कैसे लिखना है ना? फ्रॉम सी टू डी फ्रॉम सी टू डी हम क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन ऑकर, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑकर, फ्रिक्शन स्टार्ट and its value is constant and its value is constant। उसकी वैल्यू कैसी है? and its value is constant, उसकी वैल्यू बदल नहीं रही है, जो एक बार आ गई वो आ गई और वो कांस्टेंट है। साथ ही साथ F लिमिटिंग बड़ा है F काइनेटिक से, तो F लिमिटिंग का अगर हम फॉर्मूला देखें तो म्यू एस इंटू एन इज ग्रेटर देन म्यू के इंटू एन। एन से एन कैंसल हुआ तो म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। तो यहां से समझ में आता है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इतनी कहानी समझ में आई सभी लोगों को अच्छे से? हाँ या ना बोलो। Static coefficient of static force of friction is greater than coefficient of kinetic force of friction। एक नोट न्यूमेरिकल के लिए लिखो, एक नोट न्यूमेरिकल के लिए लिखो, if nothing is given, if nothing is given then mu s equal to mu k equal to, अगर आपको स्पेसिफाइड नहीं है क्वेश्चन में कि म्यू एस क्या है और म्यू के क्या है, तो म्यू एस और म्यू के की वैल्यू को सेम ही मानना है। क्या इतना समझे सभी लोग अच्छे से? एक और लॉजिकल बात है, चलो पहले इतना लिख लो, बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो, है ना?
पहले ये लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फिर आगे चलते हैं। हाँ, पहले वाले ग्राफ में एक्सिस में चेंज कर लेना। ये वाली जो एक्सिस है यहां पर लिख लेना आप लोग फ्रिक्शन फोर्स। क्या लिखोगे? फ्रिक्शन। और ये वाली में थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेना अप्लाइड फोर्स। बहुत गंदा एक्सपीरियंस है इस टाइप का। हेडिंग है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन एक तरीके का फोर्स है तो उसकी यूनिट भी तो न्यूटन में ही होगी, मतलब ये तो अपन जानते ही है बेटा। C/D तो लिख लिया ना सबने। ऐसे इसी डायरेक्शन में लिखते जाओ, जैसा मैंने पढ़ाया है वैसा ही लिखते जाओ, सब कनेक्ट हो जाएगा, है ना। कंफ्यूज मत हो बेटा। हम्म। लिखिए। इतना लिख लिया सभी लोगों ने? जिस बच्चे को नॉर्मल रिएक्शन लिखना आता है उस बच्चे के लिए फ्रिक्शन कोई नया थोड़ी है, म्यू का मल्टीप्लाई कर देगा, एन लिख देगा। अरे हाँ ना बोलो, तोते थोड़ी उड़ रहे हैं उसके। हाँ, जिसको नॉर्मल रिएक्शन नहीं लिखना था उसके प्राण प्रखेड़ उड़ जाएंगे भैया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। जिस बच्चे ने एनएलएम में नॉर्मल रिएक्शन लिखने में घास काटी होगी वो अब देखेगा मजे जीवन के।
चलिए स्लाइड चेंज करें। ये लिखिए, दिस इज द क्वेश्चन जिसमें कि हमसे क्या कह रहा है, अर्थ के सरफेस पे एक बॉक्स रखा हुआ है और ये रहा वो बॉक्स 1 kg का है, इसका मास कितना है 1 kg। अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, इसका मास कितना है 1 kg और आपसे कह रहा है ये बताइए। फ्रिक्शन फोर्स कितना है सभी लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सीखने का एकदम बुद्धि पे लगेगा, मजा आ जाएगा तुम लोग को। रिश्ता अभी कुछ नहीं हो पाएगा, अभी इस पे सॉल्व करना है सॉल्यूशन जल्दी। फिर और की पॉइंट्स है जो मैं लिखवाता जाऊंगा, पहले क्वेश्चन सभी आंसर बताइए, बिल्कुल इत्मीनान से करो। चलो मैं सिखाता हूँ, पहले मैं एक क्वेश्चन में सिखाता हूँ। चलो इधर देखो, क्वेश्चन आते ही तुम्हारा काम क्या होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना। क्यों निकालना ये भी समझो, वाई देयर इज अ नीड टू फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऐसा क्या है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की क्या जरूरत है, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ रहा है, म्यू एस इंटू एन। देखो मैं फिर कह रहा हूं, मैंने फॉर्मूला म्यू इंटू एन पढ़ाया है। अरे ये क्या बन गया, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, F बाहर की तरफ लगेगा एक, और अरे यार कभी कभी ना चीजें बहुत परेशान कर देती, F पीछे की तरफ लगेगा। दिस विल बी द कंप्लीट डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। अब पता नहीं है कि कब लिमिटिंग लेना है, कब स्टैटिक लेना है, कब काइनेटिक लेना है। तो यहां ध्यान से देखो सभी लोग, लिमिटिंग कब लेना है, पहले तो लिमिटिंग ले लेते हैं। लिमिटिंग का फॉर्मूले में म्यू एस की वैल्यू हो गई 0.2, नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया सर, अगर हम यहां से देखें तो वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, तो एन बराबर हो गया mg। एन बराबर कितना हो गया mg, मास कितना है 1 और g की वैल्यू लेनी है 9.8। कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 0.2, दैट विल बी 1.96 मेरे ख्याल से। फिर तुम कुछ सीख नहीं पाओगे, रुको थोड़ा सा डेटा अपन ऑल्टर करते हैं। मास को 10 kg कर लेते हैं अपन, कितना कर लेते हैं 10, मास को 10 kg किया है ना, तो ये कितना हो गया, नहीं 19.6 में भी कुछ नहीं सीख पाओगे, अरे यार बड़ी दिक्कत हो जाती है। चलो मैं थोड़ा सा डेटा चेंज कर रहा हूँ बेटा, आपकी हेल्प के लिए है ना, कि आप लोगों को कुछ सिखा दूं मैं इस क्वेश्चन से। 2 मिनट रुक जाना, ये वन ही रहने देते हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स चेंज करके आते हैं। 2 मिनट, 2 मिनट रुको, मेरे को मेरे हिसाब से चीजों को मैनेज कर लेंगे थोड़ा सा, मेरे को लग ही रहा था मैंने डेटा में थोड़ी सी। हाँ देखो, एक बार ले लेते हैं अपन 1.8 न्यूटन, एक बार 1.96 न्यूटन, और एक बार, चलिए तो हमारा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 1.96। मुझे बताओ 1.96 न्यूटन लिखने तक किसी को कोई डाउट है क्या, तो स्मार्ट क्यों बनता है। अब अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और उस डायग्राम को याद करो। क्या अगर तुम एक्सटर्नल फोर्स F बराबर 1.8 न्यूटन लगाओगे तो मोशन होगा क्या, खुद सोच के जवाब देना जो तुम्हारे मन में आए। अथर्व गुप्ता तुम्हारे सामने ही तो कर रहा हूं, आंखें बंद करके बैठे हो क्या।
एफ लिमिटिंग की वैल्यू कैसे आई? 9.8 में 0.2 का गुणा नहीं करते बन रहा तुमसे बेटा, है बड़ा ही कठिन जीवन है। हाँ, तो मुझे बताओ क्या 1.8 न्यूटन लगाने पर मोशन होगा? सर कतई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एफ लिमिटिंग से भी छोटा है आपका एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो मोशन तो पॉसिबल नहीं है, नो मोशन टेकिंग प्लेस। क्या बोलेंगे हम? कोई भी मोशन नहीं हो रहा, नो मोशन। अच्छा, लेकिन उसने हमसे ये पूछा ही नहीं है सर। उसने तो हमसे पूछा है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करो कि जब लिमिटिंग से छोटा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लिखूं मैं? फ्रिक्शन फोर्स इन दिस कंडीशन कितना लिखूं? 1.96 या 1.8? सर अगर हम उस ग्राफ को ध्यान करें ना, तो ग्राफ के हिसाब से अभी तो हम लिमिटिंग से नीचे हैं, और जब जब हम लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से नीचे होते हैं ना, तब तब ना बताएं सर हमें क्या करना पड़ता है? तब तब ना हमें, जब जब हम लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से नीचे होते हैं, तब तब ना बताएं एफ स्टैटिक इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल होता है। तो यहाँ पे जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ रहा होगा ना पहले वाले केस में सर, वो कितना होगा? पहले वाले केस का जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स होगा वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही होगा। क्या क्लास में बैठे हर बच्चे को ये क्लियर है? सेकंड तो मैंने ही नहीं कराया, मुझे समझ कैसे आएगा? मैंने तो पहला ही कराया अभी। क्या डांट खाने वाली हरकतें कर रहे हो तुम लोग? मतलब क्या पता, तुमने 3 4 8 दिन मैंने क्लास नहीं ली तो तुम्हें क्या हो गया? ऐसे नहीं थे तुम लोग। अब आते हैं एफ सेकेंड केस में। एफ बराबर क्या हो गया? एफ लिमिटिंग बराबर 1.96, और इतना ही हमने एफ एक्सटर्नल भी लगा दिया। तो हमारा अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स तो सेम हो गया, तो लिमिट पर भी क्या होगा? सर अगर हम देखें तो नो मोशन, यहां पर भी मोशन नहीं हो रहा होगा। टेंडेंसी अब डेवलप होना स्टार्ट हो गई है मोशन की, नो मोशन। एंड जो फ्रिक्शन फोर्स होगा हमारा वो कितना होगा? 1.96 न्यूटन। कितना होगा? निष्ठा बेटा मैंने सब सही किया है, तू मत दिमाग लगा, कहीं कुछ गलती नहीं है। किसका साइन गलत लगाया है? सब सही है बेटा। तो यहां पर भी मोशन नहीं हो रहा। अच्छा हाँ हाँ, तो सेकंड केस में भी मोशन नहीं हो रहा और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी? 1.96। क्या हर बच्चे को ये समझ में आया? अरे हाँ ना बोलो। सभी लोग जो भी डाउट हो मन में 1 और 2 को लेकर के बताओ, और नहीं है तो कुछ मत, ना हाँ लिखो ना ना लिखो, मैं क्योंकि डाउट नहीं लिखते थे बच्चों। अगर डाउट है तो सिर्फ डाउट लिखो। सेकंड वाले में नो मोशन क्यों? अश्विन सिंह तुम 50 से खींच रहे हो और फ्रिक्शन भी 50 लग रहा है, तो 50 - 50 जीरो हो गया ना बेटा, तो नेट फोर्स जीरो ना, तो एक्सेलरेशन जीरो ना, और बॉडी शुरू से रेस्ट में है तो बाद में भी रेस्ट में ही रहेगी ना, एक्सेलरेशन जीरो है तो। जिया जल्दी बोलो, समझे बेटा? चलो बाकी लोग बोलो, कोई डाउट नहीं है। बट टेंडेंसी डेवलप्ड, हाँ बिल्कुल 100% मीर सही कहा तुमने। लिमिटिंग पे अब उसकी इच्छा अंदर से ब्लॉक की पैदा हो चुकी है कि मुझे चलना है। ठीक है, मैं थर्ड पे मूव कर जाऊं? बढ़िया, चलो। बिल्कुल सेकंड फोर्स में, सेकंड केस में भी जो फ्रिक्शन है वो कैसा है? वो स्टैटिक ही है, लेकिन अब वो उसकी अधिकतम वैल्यू पर है। अगर वो उसकी अधिकतम वैल्यू पर है तो उसको हमने नया नाम दे दिया लिमिटिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया, बढ़िया, बड़ा मजा आया सुन के कि आपको सबको समझ में आ गया। बहुत शानदार।
ऐसा होता रहे जीवन में आपके और मेरे दोनों के। नाउ थर्ड केस, अब हमने एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया है, एफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग। सर हम पक्का श्योर हैं कि अगर लिमिटिंग फोर्स से मतलब हम बी पॉइंट से ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो हमारा मोशन स्टार्ट होगा, मोशन स्टार्ट पहला मोशन स्टार्ट होगा और जो फ्रिक्शन लगेगा ना, नाउ इट विल बी एफ के विच इज म्यू के इंटू एन, 0.1 इंटू 1 इंटू 9.8, तो फ्रिक्शन कितना आ गया 0.98, कितना आ गया 0.98। क्या तीनों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कनेक्ट हुए, एक्सटर्नल के साथ कैसे बिहेव करेंगे? जो डब्बा और डायग्राम में कल से बनवा रहा था वो डब्बे, तुम डब्बों को समझ में आ गए? आज के बाद में फ्रिक्शन फोर्स में बहकोगे तो नहीं? चलो, कुछ नहीं लिखना है, एक क्वेश्चन बताया था, दूसरा क्वेश्चन तुम खुद करोगे। चलिए, सो एफ एक्सटर्नल जो लग रहा है वो लग रहा है 2 न्यूटन। मैं मॉड्यूल का क्वेश्चन देता हूँ, एक काम करता हूँ, तो लिखना नहीं पड़ेगा। पेज नंबर मॉड्यूल पेज नंबर 210, पेज नंबर 210 पे क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 32। एक ब्लॉक है, F इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स लगने वाला है, म्यू एस दिया हुआ है 0.2 और म्यू के दिया है 0.15, मास ऑफ द ब्लॉक दिया है 1 kg, F की वैल्यू लगती है 1 न्यूटन, 1.96 न्यूटन और 2.5 न्यूटन। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स। क्या पूछा है? तीनों केसेस में, इन तीनों केसेस के करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन फोर्स बताइए कितना होगा। चलिए सॉल्व कीजिए। जतिन कहाँ लिखा है बेटा ऐसा? ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है सेकंड केस में, तुम मन से पढ़ रहे हो गलत। जी की वैल्यू 9.8 लेंगे। चलिए सॉल्व कीजिए। फ्रिक्शन फोर्स बताना है सुनो।
चलिए आंसर बताइए सभी लोग। डन एवरीवन, आंसर आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो बोलो, मैं कुछ भी एक्सप्लेन करना हो तो मैं बोल देता हूँ, मतलब मैं कर देता हूँ ऐसा। नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना आप लोग अगर आपको स्लाइड शोज देखना है। ओके, बहुत ही बढ़िया, एक और काम अच्छा हो गया अपने साथ। ठीक है, डार्क बैकग्राउंड भी आ गया जो बच्चे कह रहे थे। चलिए, क्वेश्चन था कि ये ऐसा एक सिस्टम है, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसपे एफ फोर्स लगना है। पहले तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना। सर एम जी नीचे लगना है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगना है, एफ इधर लगना है और फ्रिक्शन इधर लगना है, बस इतना ही होना है। अब हम निकालेंगे एफ लिमिटिंग जो कि होता है म्यू एस इंटू एन। यहां से दिख रहा है सर एन बराबर एम जी होना है, म्यू एस होगा 0.2, अरे एम जी मतलब 0.2, अरे एम की वैल्यू कितनी है? एम की वैल्यू है 1 और जी की वैल्यू है 9. ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है यार। तो ये आ गया 1.96 न्यूटन इज द एफ लिमिटिंग।
अब डिसाइड कर लो, पहला वाला फोर्स लिमिटिंग से कम है तो फ्रिक्शन फोर्स 1 लगेगा, उसके बाद में दूसरा वाला फोर्स कितना लग रहा है सर, दूसरे वाले फोर्स की वैल्यू 1.96 लग रही है, तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा वो 1.96 होगा। तीसरे वाले फोर्स में 2.5 न्यूटन लग रहा है, अब 2.5 न्यूटन इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो मोशन होगा। और थर्ड केस में जो होगा वो म्यू के इंटू एन लिखेंगे, तो म्यू के की वैल्यू 0.15 इंटू 1 इंटू 9.8, जो कि सॉल्व करने पे शायद 1.47 आएगी। आसान है यार। बोलो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, जिसमें कि हमने 3 फोर्सेस, फ्रिक्शन को हमने 80% खत्म कर दिया, कल से 20% न्यूमेरिकल्स। अब जो भी चीजें सीखेंगे वो न्यूमेरिकल से सीखेंगे, और जिन्हें लग रहा है फ्रिक्शन सिंपल है, मैं वादा करता हूँ आपको नहीं लगेगा प्लीज। Okay, so this is all for today's class. Good night to everyone.